विषय का नाम है समावेशी शिक्षा के विविध आयाम, और जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे वो हैं डॉक्टर B.K. राय जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक NIOS से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद। बहुत सर, आज का पहला प्रश्न यही होता है कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या? जी, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जो बहुत ही प्रासंगिक है और इसका हमारे समाज पर व्यापक प्रभाव है। जैसा कि आपने बताया, समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम सभी के लिए शिक्षा की बात करते हैं। तो सभी के लिए शिक्षा प्रदान करना सरकार का भी दायित्व है और समाज का भी यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे शिक्षित हों। लेकिन चुनौती कहाँ आती है? असल में हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। आप जानते हैं कि भाषा, धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, दिव्यांगता, ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनके आधार पर हमारे देश में विविधता देखी जाती है। इस विविधता को दूर करना एक समाज के लिए, एक मजबूत समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। और समावेशी शिक्षा इसी बात को लेकर आगे चलती है कि सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर दिए जाएं। आप जानते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा का नारा सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह जानना भी जरूरी है कि क्या सभी के लिए शिक्षा का जो मंत्र है, एक आह्वान है, उसे हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं पृष्ठभूमि के रूप में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई। उसमें भी कहा गया कि एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, अर्थात समानता के लिए शिक्षा। और यह भी कहा गया कि शैक्षिक अवसर देने का जो दायित्व है वह अनिवार्य है और समाज की जितनी भी विषमताएं हैं उन्हें दूर करना भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में यह सवाल आपके मन में भी आता होगा कि यह समानता कैसे लाई जाए। जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। क्योंकि हमने बताया कि विविधताएं अनेक रूपों में है, लेकिन जब शिक्षा का सवाल आता है तो जो विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षित किया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, इसके लिए जरूरी है समाज में एक भावात्मक वातावरण निर्माण की, माइंडसेट बदलने की। आप और हम अपने समाज में देखते हैं कि तरह तरह की दिव्यांगता वाले बच्चे हमारे आसपास नजर आते हैं। एक रिसर्च के अनुसार विश्व में लगभग 10% इस तरह की आबादी है जो दिव्यांगता से ग्रसित है। तो उस आबादी को किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, यह एक बहुत बड़ा दायित्व है। हाँ मनीष, कुछ बोल रहे हैं? एक ये चुनौती है कि उन्हें किस तरीके से विद्यालय की ओर अग्रसर किया जाए। सर, हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए हमारे समाज का इस तरह का ढांचा है जी, कि जिसमें अगर
किसी बच्चे में दिव्यांगता आ जाती है तो उसके प्रति हमारा भाव बहुत अच्छा नहीं होता। जी, और जो माता पिता होते हैं वे भी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक परेशानी उनके सामने आ गई और उस चुनौती का सामना कैसे करें। जी, तो इसीलिए कहा जाता है कि होल कम्युनिटी अप्रोच, अर्थात समग्रता में समाज की कल्पना की जाए। समग्रता का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति से, वह बच्चा चाहे हो, उसके साथ भेदभाव न हो। अगर मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित है तो ऐसा नहीं कि हम उसे हे दृष्टि से देखें, बल्कि हमारा यह दायित्व है कि उस चुनौती का सामना करने के लिए समाज आगे बढ़कर खड़ा हो। इसीलिए समावेशी शिक्षा का जो स्वरूप है उसके कई आयाम हैं। उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, नीतिगत बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। और इन आयामों को समझना समाज के हर लोगों के लिए जरूरी है। तो मैं संक्षेप में समावेशी शिक्षा का स्वरूप बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने वो बताया कि दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में हम आज चर्चा करेंगे कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए। जी। अब समावेशी शिक्षा को अगर परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जहां पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए। जी। अब यहाँ आप देखें कि इसमें बहुत सारी मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं इस परिभाषा से। पहली मुख्य बात तो यह है कि यह एक विशेष शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांग विद्यार्थी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ यह माना जाता है कि सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। जी। तीसरी मुख्य बात हो सकती है कि यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। और महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि यह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है। यह जो एक विशेष पद्धति है, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। आजकल भी बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत की, आप जानते हैं। जी जी। तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? अगर बच्चे में किसी तरह की दिव्यांगता है तो हमें उस दिव्यांगता से लड़ने की क्षमता प्रदान करनी पड़ेगी। जी। उन्हें शिक्षा की विद्यालय की परिधि में लाना होगा। और यह भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे, उनमें कई ऐसे हुनर होते हैं जो अद्भुत होते हैं। जी, वो अलग ही। कई बार आपने देखा होगा कि दृष्टिबाधित लोग संगीत में बड़े प्रवीण होते हैं। जी, उनमें एक अलग ही एक निपुणता अलग होती है, अलग तरह सामान्य बच्चों की अपेक्षा। हाँ, या कभी आप देखेंगे कि वे वाद्य यंत्र बजाने में हाँ जी कुशल होते हैं। जी। तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो रोजगार भी अपना कर सकें। जी। तो इन विशेषताओं से यह पता लगता है कि समावेशी शिक्षा का हमारे समाज में जरूरत है उसकी। जी। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि समान अवसर प्रदान करना या बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना, जैसे प्रेम, सहयोग, समानुभूति।
जब वे अन्य बच्चों के साथ बैठेंगे जी तभी वे इन सारी विशेषताओं को ग्रहण कर पाएंगे। जी इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार की शिक्षा जो समावेशी दी जाती है वह कम खर्चीली होती है, और जब हम सभी बच्चों को बिठाकर एक साथ पढ़ाते हैं तो सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है, बच्चों के बीच एकीकरण होता है और शैक्षिक उन्नति भी होती है। तो इन सारी विशेषताओं को लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि समावेशी शिक्षा आज के समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जी कई तरह की विकलांगता होती है, आप जानते हैं, दृष्टि बाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, वाक दोष वाले बच्चे होते हैं, अस्थि बाधित होते हैं, या मानसिक विकलांगता भी कई तरह की समाज में देखी जाती है। जी जी तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे बच्चों को शिक्षा देने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, तभी हम उनका समाधान भी सोच सकते हैं। तो जी पहली चुनौती अगर हम माने तो स्वीकार्यता का है। समाज के लोगों में स्वीकार्य की भावना या सहनशीलता की भावना या उदारता की भावना में कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है। स्कूलों में भी आप देखेंगे कि दिव्यांग बच्चों के प्रति समभाव नहीं दिखाई देता। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जहां दिव्यांग बच्चों की उपेक्षा की जाती है, जी चाहे विद्यार्थियों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा। तो स्वीकार करना, ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जी दूसरी चुनौती है संसाधनों की कमी। आप जानते हैं कि बहुत से स्कूलों में समुचित व्यवस्था नहीं होती है, व्हील चेयर का इंतजाम नहीं होता है, अलग से शौचालय का इंतजाम नहीं होता है, अर्थात मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इंक्लूसिव क्लासरूम की व्यवस्था की जाए, जिसमें ऐसे बच्चों के लिए बैठने की और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जी तीसरी चुनौती प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। आप जानते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें उनको डील करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक अलग से शिक्षक, अलग तरह की शिक्षकों की जरूरत होती है, व्यवस्था करनी चाहिए। जी सर। और हम अक्सर देखते हैं कि विद्यालयों में अलग से वैसे शिक्षकों की कमी है। जी इसीलिए आजकल बीएड जो कराया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है, जी उसमें सभी शिक्षकों को सामान्य जानकारी दी जाती है कि दिव्यांग बच्चों को किस तरह से डील किया जाए क्लासरूम में, और किस तरह के क्रियाकलाप कराने चाहिए। साथ ही उनके मनोविज्ञान को समझना भी बहुत जरूरी है। तो यह भी एक चुनौती है। जी एक और चुनौती है सामाजिक रूप से अकेलापन। सामाजिक स्तर पर ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको प्रेम और स्नेह की जरूरत होती है, तभी उनका स्वाभाविक विकास हो सकता है। तो यह आवश्यक है कि वे अकेलेपन का शिकार न हो जाएं, एलिनेटेड न हो जाएं। मतलब इसके खुद को अलग ना समझे वो। जी, खुद को अलग ना समझे, दूसरे विद्यार्थियों की तरह ही समझे। जैसे कोई विद्यालय में खेल रहे हैं तो कुछ जो सामान्य बच्चा है वो तो खेल रहा है, पर जो दिव्यांग है वो अलग बैठा है। हाँ, तो उनको बिल्कुल उसी में समावे वो किया जाए सर, मिलाया जाए, उनको समान अवसर दिए जाए। हाँ, और बच्चे फुटबॉल मान लीजिए खेल रहे हैं, जी लेकिन जी जी ऐसे जो बच्चे हैं उनके साथ कैरम बोर्ड खेला जा सकता है। हाँ जी, है ना जी इंडोर गेम जितने हैं वो ऐसे बच्चों के साथ खेले जा सकते हैं। जी। तो ये शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि वो किस तरह से एक्टिविटीज में उनको शामिल करते हैं। जी, उनको भागीदार बनाए। हाँ, भागीदार बनाते हैं, नहीं तो वे एक तो समाज में भी अकेलापन उनको होता है, और फिर अगर विद्यालय में भी उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। जी।
इसीलिए एक महत्वपूर्ण चुनौती यह भी है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम जो हो वो उनके अनुकूल बनाया जाए। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे चित्र दिए जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। जी तो जी जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वे तो चित्र नहीं देख सकते। हाँ जी। तो ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और इस तरह का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो कि सरल भाषा में हो और हर तरह के बच्चों के लिए उपयोगी हो। जी इसमें एक और भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स ये चिंतित होते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे ये। जी तो ऐसे बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के लिए समाज को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी। जी अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, आज का एजुकेशन सिस्टम है, वह इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे कार्यान्वित कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। हम जानते हैं कि शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण हथियार है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से प्रशिक्षण देकर समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन किया जा सकता है। जी चाहे व्यक्तियों को हो, समाज को हो, माता पिता को, स्कूलों को, संस्थाओं को, प्रशासन को, किसी को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत हो, उसका दायित्व हमारी शिक्षा प्रणाली ही ले सकती है। शिक्षा में तरह तरह के तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है और जैसा मैंने बताया पाठ्यक्रम में संशोधन करके भी शिक्षा प्रणाली ऐसे बच्चों को समावेशित कर सकती है। संसाधनों का की व्यवस्था की जा सकती है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष है टीचिंग स्टाइल, शिक्षण पद्धति। जैसे हम और आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर विद्यालयों में लेक्चर मेथड को अपनाया जाता है, भाषण दिया जाता है, लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं उस विधि से नहीं समझ पाते। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की जो पद्धति होनी चाहिए वे अलग अलग तरह की होनी चाहिए। इसीलिए बहुत से स्कूलों ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात शुरू की है और वो तरह तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको भागीदार बनाते हैं, जिसमें बच्चे रुचि भी लेते हैं और सीखते भी हैं। इसके अलावा जो प्रशिक्षित शिक्षक की बात है उसकी व्यवस्था हमारी शिक्षा व्यवस्था में की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए स्पेशल एजुकेशन के बारे में, और तभी जाकर हमारी शिक्षा प्रणाली समग्रता में समावेशी शिक्षा को लागू कर सकती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना होता है। तो जब बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है तो यह शिक्षक का दायित्व है कि वह उस प्रकार के बच्चों पर विशेष ध्यान दें। वे यह गौर करें कि उसे सीखने में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। अगर बाधा आ रही है तो वे अलग से ट्यूटोरियल क्लासेस ले सकते हैं, अलग से अपना जो टीचर्स का रूम होता है वहां पर बुला के अलग से पढ़ा सकते हैं या उनको अलग से समझा सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें मानसिक रूप से भी परेशानी होती है, तो उन्हें अलग से समझाया जा सकता है। स्कूलों में काउंसलर होता है, उसकी सहायता ली जा सकती है। तो शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों के जो माता पिता हैं उनसे लगातार संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षकों को जो क्लास टीचर होते हैं उन्हें बच्चे का प्रोग्रेस बताना चाहिए
या उसे कुछ दिक्कत भी हो रही है वो भी बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को डील करने के लिए माता पिता और शिक्षक सभी को मिलकर काम करना होता है। जी। इसके अलावा शिक्षक का यह भी दायित्व है कि वह क्लासरूम में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करे, जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें किसी तरह की कमी महसूस न हो और दूसरे जो बच्चे हों वे सहयोग करें ऐसे बच्चों का। तो एक अच्छे वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षक होते हैं उन्हें अगर कहीं दिक्कत होती है तो जो विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए उनको, ताकि वे कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि उन्हें विकल्प नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे में शिक्षक विशेष प्रशिक्षकों से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जो समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं वो विशिष्ट होती हैं। तो इसलिए समस्या समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में विस्तार से शिक्षकों को विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है सर कि समय समय पर उन बच्चों से बात करनी चाहिए शिक्षकों को, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखते हैं, बताते नहीं है सामान्य बच्चों की तरह। उन्हें लगता है अगर मैं कुछ पूछूंगा तो कहीं मेरा बच्चे मजाक ना उड़ाएं। हाँ, सही बात है। इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षक की ये भूमिका होती है कि एक सुंदर वातावरण बनाए, वातावरण क्रिएट करें। जी हाँ, ताकि ऐसे बच्चों को कोई चिढ़ाए ना, कुछ उन पर टीका टिप्पणी ना करे। जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आपने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे स्पेशल स्कूल बनाए गए हैं जहाँ केवल इसी तरह के बच्चे रहते हैं। जी जी जी। लेकिन जो समावेशी शिक्षा की कल्पना है उसमें उसको नकारा गया है कि अलग अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, एक स्कूल साथ साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी उनका विकास होगा। जी, क्योंकि अगर दिव्यांग बच्चे सारे एक साथ रहेंगे तो उनकी प्रगति नहीं होगी। जी। और बहुत सी चीजें बच्चे आपस में सीखते हैं, जी, है ना। उसके लिए स्कूल कुछ नहीं कर सकता, समाज कुछ नहीं कर सकता, जो पीयर लर्निंग जिसको कहते हैं। जी जी। तो पीयर लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है कि सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षक हमारे होते हैं वे आदर्श होते हैं बच्चों के। जी, जो हम सब भी अपने शिक्षकों को आज भी याद करते हैं जो अच्छे शिक्षक होते हैं। जी। तो जो बच्चे होते हैं वे सबसे ज्यादा आदर से अपने शिक्षकों का करते हैं। तो इसलिए भी शिक्षकों की भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी बात को बच्चे मानते हैं और उनके द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन भी करते हैं। और बच्चों में सर एक वो होता ही है कि वो घर में भी जैसे कोई माँ बाप बोलते हैं कि ये बात सही है तो बच्चे बोलते हैं नहीं, मेरे टीचर ने कहा है कि ये आप गलत कह रहे हैं, ये ठीक है। शिक्षकों को ज्यादा आदर देते हैं सर। हाँ, तो देखिए कि कितनी बड़ी भूमिका शिक्षक की हो जाती है। जी। इसका मतलब है कि शिक्षक जो है हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो दिव्यांग बच्चों के प्रति जो अच्छा भाव है वो पैदा करना भी एक शिक्षक का दायित्व है। जी। जैसे कई बार आप सामान्य जीवन में उदाहरण देखेंगे, एक छोटा वीडियो हम देख रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि क्लासरूम में टीचर बता रही थी बच्चों को कि हम लोग कल जो ट्रिप पर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सारे बच्चे जाएंगे। एक बच्चे को उन्होंने मना किया जो दिव्यांग था, चलने में असमर्थ था। जी। तो सारे बच्चों ने कहा कि नहीं, हम साथ में इसको उठा कर ले जाएंगे और इसको भी ट्रिप पर ले जाएंगे। जी। तो इस तरह का जो भाव देखिए कितना सौहार्दपूर्ण भाव है, इसे पैदा करने की जरूरत है। और यह शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है कि बच्चों में
मानवीय मूल्यों का विकास करें, तभी जाकर वो एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। जी। तो हमने एक इसकी पृष्ठभूमि को समझ लिया कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसका क्या महत्व है, और हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार उसमें योगदान दे सकती है, जी। और शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसमें चूंकि यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि समाज की इसमें अहम भूमिका है। पहले भी मैंने चर्चा की थी कि चूंकि बच्चा ज्यादातर समय समाज में रहता है, तो अगर समाज में उसे सम्मान मिलता है, उसे आदर मिलता है, स्नेह मिलता है, तो उसका पूर्ण विकास होगा। इसलिए समाज के हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, जी। दैनिक जीवन में उनके साथ सामान्य व्यवहार करें और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करें, माता पिता के साथ रहें, उनको एक अवलंबन दें कि नहीं आपके बच्चे में कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, यह बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। जी, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, है ना। तो एक अल्प विराम हम ले लेते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कैसे हम इन बच्चों को सिखा सकते हैं। जी, समावेशी शिक्षा पे के विविध आयाम पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, अभी समय एक छोटे से अल्प विराम का। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे, लौटेंगे अपने कार्यक्रम के साथ। सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। मुक्त विद्यावाणी है मुक्त विद्यावाणी। ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार। सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी है मुक्त विद्यावाणी। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे समावेशी शिक्षा के विविध आयाम पर, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर BK राय जी, जो कि हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक NIOS से। सर, एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर, हम आगे की चर्चा को जारी करेंगे। जी, तो मैंने ब्रेक के पहले बताया था कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी आवश्यकता आज के समाज में बहुत ही ज्यादा है, और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना एक चुनौती भरा कार्य है जी। और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को आगे आना होगा। जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो आज स्कूली शिक्षा है, उस स्कूली शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, और किस प्रकार से दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाए, ऐसे बच्चों को किस तरह से स्कूल से जोड़ा जाए, उनके पढ़ने की समुचित व्यवस्था की जाए, और सामान्य बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई को पूरा करने का इंतजाम किया जाए, इसके लिए पूरा एक ताना बाना बना हुआ है जी। और हम जानते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं वे बहुत हद तक इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो चुनौतियां मैंने बताई पहले, वो चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। संसाधनों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और कुल मिलाकर कहें तो
जो एक सामान्य स्थिति होनी चाहिए शिक्षा की ऐसे बच्चों के लिए, पूरा ताना बाना होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी है। जी। तो विकल्प क्या है, यह एक सवाल है। अगर औपचारिक शिक्षा प्रणाली से ऐसे बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचाई जा रही है तो उसका दूसरा विकल्प है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। जी। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का अर्थ है ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें अनेक सहूलियतें दी जाती हैं, बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं और दूर बैठे बच्चा पढ़ाई कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी गति के अनुसार और अपने समय के अनुसार। जी। तो दिव्यांग बच्चों में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद कक्षाओं में नहीं आ सकते हैं या बहुत से साधनों की कमी होती है, बहुत सी जगहों पे जो है कोई व्यक्ति नहीं होता उनको ले जाने ले आने का, सहायक नहीं होता। तो ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का विकल्प सामने है और हमारा संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एक ऐसी ही संस्था है जो हर तरह के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करती है, खास तौर से ऐसे लोग जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी पढ़ाई छूट गई है के लिए भी। जी जी जी, जिनकी पढ़ाई सर छूट गई है किन्हीं कारणवश। हाँ, छूट गई है जी। तो कई बच्चे तो शुरू नहीं कर पाते, कई बीच में छोड़ देते, कहीं बीच में छोड़ देते हैं। जी हाँ, तो उन सभी के लिए यह संस्थान एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। जी। और इसमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो दिव्यांग बच्चों के अनुकूल हैं। जी। अर्थात टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और या आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से इन बच्चों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से यह जो विशेष प्रणाली है वह ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसमें जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो प्रावधान किए जाते हैं, वे दिव्यांग बच्चों के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी। जैसे NIOS प्रवेश शुल्क में छूट देता है दिव्यांग बच्चों के लिए। जी। यह एक बहुत बड़ी सहूलियत है और आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को आर्थिक समस्या होती है, तो ऐसे लोगों के लिए NIOS विशेष छूट प्रदान करता है ताकि वे शिक्षा से बाहर न हों। जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो संस्थाएं विशेष बच्चों के लिए काम कर रही हैं उनको मान्यता देने के लिए विशेष प्रावधान है हमारे यहाँ। उन्हें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए जाते हैं और ऐसे संस्थाओं को हमारे यहाँ विशेष प्रत्यायित संस्थाएं कहा जाता है, SED के नाम से जाना जाता है। जी। और जो संस्थाएं ऐसे क्षेत्र में काम कर रही हैं वे हमारे साथ सीधे जुड़ सकती हैं। तो यह एक विशेष उपलब्धि है NIOS के कार्यक्रमों में। तीसरी महत्वपूर्ण बात है शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे बच्चे विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो हमने एक विशेष पहल की है, ज्ञानामृत चैनल शुरू किया है हमने दिव्यांग बच्चों के लिए। जी। जिसमें सभी विषयों के वीडियो अपलोड किए गए हैं और बच्चे YouTube पे जाकर प्रत्येक पाठ के वीडियो उसमें सुन सकते हैं और उन वीडियो के माध्यम से वे अपनी पढ़ाई आसानी से पूरा कर सकते हैं।
जी ये वीडियो कई रूपों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि बहुत आसान भाषा में विषय को स्पष्ट किया गया है। जी दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसमें विस्तार कम है। आपको 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाया गया है ताकि आप एक कंसेप्ट को समझ लें और दूसरे वीडियो में दूसरे कंसेप्ट को समझें। ऐसे बच्चों में अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, तो इस वजह से ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। तीसरी बात है कि उसमें बहुत सारे इमेजेस डाले गए हैं, उसको आकर्षक बनाया गया है, उसमें पीपीटी बनाए गए हैं ताकि आप उसको विषय को जोड़ सकें। जी ये मुख्य रूप से सुनने में असमर्थ बच्चों के लिए है, लेकिन इसका लाभ अन्य दिव्यांग बच्चे भी ले रहे हैं और बड़ी संख्या में इसका फायदा हो रहा है। जी दूसरी बात है कि डेजी फॉर्मेट में जो बच्चे देखने में असमर्थ हैं, डेजी फॉर्मेट में हमारी संपूर्ण सामग्री को हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका लाभ दिव्यांग बच्चे उठा रहे हैं। जी तीसरी बात है कि जो हमारा परीक्षा का विधान है उसमें एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है जी जिसमें बच्चे जब चाहें तब परीक्षा दे सकते हैं और दिव्यांग बच्चों के लिए यह प्रणाली बहुत ही कारगर साबित हुई है। पिछले वर्षों में ऐसा भी उदाहरण आया है कि एक विद्यार्थी जो चल फिर नहीं सकता था, उसके घर पर जाकर प्रश्न पत्र लेकर और परीक्षा करनी गई है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि NIOS दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग तरीकों से सहयोग प्रदान कर रहा है। जी तो कहने का मतलब यह है कि यह जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है यह दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष उपयोगी है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बच्चा अपने हिसाब से अपनी गति से पढ़ाई कर सकता है। क्लासरूम की जो बाध्यता होती है कि बच्चे को 40 मिनट के क्लास में बैठना है और 8 पीरियड करने हैं, उसको उस तरह का कोई बंधन यहाँ नहीं है। बच्चा जब चाहे तब पढ़ाई करे, पूरी अध्ययन सामग्री उसे उपलब्ध कराई जा रही है, उसे वीडियो और ऑडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वह अपने स्थान पर जहाँ पर भी है वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा हम विविध तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। उनको ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जितने भी लर्नर सपोर्ट सर्विसेज हैं वे भी घर तक उनको ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। जी इसके अलावा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, NIOS में 100 से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, उन्हें भी विद्यार्थी अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं, अपने नजदीक के केंद्रों में जाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इस तरह से NIOS की बहुत सारी पहल है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान है और समावेशी शिक्षा का इससे महत्वपूर्ण पक्ष कुछ हो नहीं सकता कि आप घर बैठे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा प्रदान करें। जी, बच्चे के पास जब समय हो तब वह पढ़ाई कर सकता है। हाँ, और जिस गति से पढ़ना चाहें और जहाँ पे भी हो वो जगह की भी स्थान की भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, है ना? जी जी। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है इसमें जो चुनौतियां हैं उनका निदान कैसे किया जाए ताकि ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरा कर सकें और पढ़ाई पूरा करने के बाद रोजगार भी कर सकें। जी। तो इसमें पहला बिंदु मैं रखना चाहूंगा स्वीकार्यता का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे बच्चों को हमारा समाज स्वीकार करे, यह बहुत जरूरी है। जी। तो मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। जब पूरा समाज ऐसे बच्चों के प्रति
एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखेगा, स्नेह रखेगा, जी तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी और इस स्वीकार्यता के लिए जरूरी है कि समाज के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनका समाज में बहुत ज्यादा आदर है, वे आगे आएं और ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए वे तरह तरह से प्रचार करें। जी और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अनुकूलन का, एडेप्टेशन का। क्योंकि मैंने पहले बताया कि बहुत से बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो वे उस परिवेश में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए कंबाइंड क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहन देना चाहिए कि साथ साथ वो कैसे पढ़ें। इसके अलावा पीयर ट्यूटोरिंग की बात मैंने की कि बच्चे बच्चों के साथ सीखते हैं, तो पीयर ट्यूटोरिंग जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए और दिव्यांग बच्चों की भागीदारी को हर गतिविधि में, हर क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समानुभूति का। हम जानते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जीवन कौशलों का विकास करना। तो इन जीवन कौशलों का विकास विद्यालयों में किया जाना चाहिए। और पहले भी मैंने बताया कि समता का भाव या सहयोग का भाव इन बच्चों में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बड़े ही स्वाभाविक रूप से मिलनसार होते हैं। आपने देखा होगा जी कि ऐसे बच्चों के साथ जब आप मिलते हैं तो ऐसे बच्चे घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी। जी, बहुत खुश होते हैं सर, बहुत खुश होते हैं। आप कई बार हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो ऐसे बच्चों को देखते हैं कि उन्हें आप हंसकर बातें करें तो बड़े खुश मिजाज होकर बातें करते हैं वो। जी जी है ना, और कोशिश करते हैं कि आपके साथ घुल मिल जाए वो। जी तो ऐसे सहयोग की जरूरत है। जी तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है प्रशिक्षण का। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत है आज हमारे समाज में, जी क्योंकि ऐसे बच्चों को डील करने के लिए सामान्य जो शिक्षक होते हैं वे उतने उपयोगी नहीं होते हैं। जी क्योंकि पहले सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में 80 बच्चे हैं, जी तो शिक्षक को मालूम ही नहीं है कि किसी बच्चे में कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, जी है ना। जी इसीलिए जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वे ट्रेंड होते हैं इस मामले में। जी इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष तकनीक का है, जी इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हैं कि नए नए उपकरण आ गए हैं, जैसे व्हील चेयर बहुत तरह के आ गए हैं जी, या जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए बहुत तरह तरह की स्टिक्स आ गई हैं। तो इन सब का जितना ज्यादा प्रयोग किया जाए ताकि ऐसे बच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई में रुचि ले सकें, शामिल हो सके, उन्हें कोई बाधा न हो संसाधनों के स्तर पर। जी इसके अलावा ऐसे बच्चों को जीवन कौशल का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में कई बार हीन भावना आ जाती है। कई बार ऐसे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं हो पाता उनका। जी तो जो बहुत सारे मानवीय गुण हैं, जैसे तनाव को संभालना, स्ट्रेस को कैसे संभालना है, इमोशंस को कैसे संभालना है, इन सारी विशेषताओं को समझाना शिक्षक की जिम्मेदारी है। और सर समय समय पर शिक्षकों को बच्चों को आगे जो भविष्य में जॉब के लिए जैसे
विकलांग का अलग एक वो बनाया होता है कि दिव्यांग बच्चों को कोटा जो दिया जाता है सर, उनमें बताते रहना चाहिए कि आपको ये आगे इस भविष्य में ये जॉब मिल सकती हैं। हाँ, सही बात है। इसके बारे में अगर वो जानकारी देंगे जी, तो बच्चे और संख्या में पढ़ने आएंगे और उनको लगेगा कि पढ़ाई करके हमें लाभ भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी जी, और रुचि दिखाएंगे वो अपने बच्चे जो है। हाँ, रुचि दिखाएंगे जी। इसीलिए मैंने कहा था कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वे बड़े उपयोगी हैं। जैसे आप अगर किसी बड़े संस्था में जाएं जी, गंगानगर में एक संस्था में हम लोग गए थे तो देखा था कि वहाँ लिफाफे बनाने के लिए या कार्ड बनाने में वे बड़े माहिर थे जी। अच्छा, तो ऐसे हुनर वाले काम जो हैं, हाँ जी, या आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो होते हैं संगीत में बड़े माहिर होते हैं, जैसा मैंने बताया जी, तो उनको उसी में प्रशिक्षित किया जाए। उनको जरूरी नहीं है कि 10वीं 12वीं कराया जाए, है ना? जी जी, जिसकी जो रुचि है वो उसी में प्रशिक्षित किया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी माना जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर आप बच्चे का कौशल विकास करें। हर बच्चा एक ही तरह की पढ़ाई नहीं कर सकता जी, है ना जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल उनकी जो क्वालिटीज है उनको बढ़ाया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनका इंडिविजुअल निदान किया जाए जी, और नए नई पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी पद्धतियां चल रही हैं वो नाकाफी हैं जी, उनमें संशोधन की जरूरत है। इसके लिए नए नए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आपके ऑडियो वीडियो जितने भी साधन हैं उसके माध्यम से एडवर्टीजमेंट विज्ञापन आना चाहिए, है ना? जी सर। उसके अलावा जो स्कूल का प्रबंधन है उसको अलग अलग स्कूल में कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि खेल कूद की प्रतियोगिता आयोजित की जाए जी। आप जानते हैं कि पैरा ओलंपिक आयोजित किया जाता है, पूरे विश्व भर के वहाँ पे लोग आते हैं जी, पार्टिसिपेट करते हैं। और NIOS के विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष विशेष उपलब्धियां प्राप्त की, अनेक मेडल लेकर आए थे जी जी। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर दिव्यांग बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया जाए तो वह एक विशेष क्षेत्र हो सकता है जी, है ना? और बच्चे भी उससे प्रोत्साहित होंगे कि दिव्यांग बच्चे जब इतना अच्छा कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। जी जी जी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र चुनने जाने चाहिए। तो व्यावसायिक कौशल या आप ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर पे काम करने में कई बड़े मास्टर होते हैं, है ना? जी सर। तो उनको इस तरह से ऑफिस के कामों में लगाया जा सकता है। या जो सुनने में असमर्थ हैं वे आप देखेंगे कि और बहुत सारे ऑफिस के काम आसानी से कर सकते हैं जी, है ना? उनको पढ़ने लिखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। या मान लीजिए कि कोई बच्चा पैर से उसे कोई समस्या है जी, तो उसे मानसिक स्थिति में कोई कमी नहीं है उसकी जी, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए जी। वो बैठ के आराम से अपना काम कर सकता है, आराम से काम कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हम लोगों ने देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अनोखा काम कर रहे हैं जी सर। उन पर किसी तरह का विकलांगता का कोई असर नहीं होता है। इसमें एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को जी सर। कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय में एक पाठ्यक्रम हमने रखा है, एक पाठ रखा है जिजीविषा की विजय और उसमें एक प्रोफेसर की पूरी कहानी है, उनकी जीवनी है जी सर। उनका नाम है प्रोफेसर रघुवंश, जो कि हिंदी के विद्वान थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वे प्रोफेसर हेड बने और उन्होंने अनेक किताबें लिखी जी। और वो पैरों से लिखते थे वे।
और उसके बाद भी उन्होंने जो है इतनी ख्याति प्राप्त की और किसी तरह के दिव्यांगता को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। तो जी। इस तरह से अनेकों उदाहरण आपको समाज में मिलेंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है, जहाँ की दिव्यांग लोगों ने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जी है ना? सर। तो जी। यह साबित करता है कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को अवसर देना चाहिए। जी। और अगर हमारा प्रबंधन, हमारा मैनेजमेंट, चाहे वो सरकार का मैनेजमेंट हो या गैर सरकारी संगठनों का हो या विद्यालयों का हो या समाज का कोई संगठन हो, जी। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबको मिलकर काम करना है इसमें कि ऐसे बच्चों को शिक्षित बनाया जाए, योग्य बनाया जाए, रोजगार के लायक बनाया जाए। जी। ये सभी का हमारा दायित्व है। जी। और यह विषय लेने का हमारा लक्ष्य भी यही था कि समाज इसके प्रति जागरूक बने, जी। समाज में एक आंदोलन चले इसके बारे में कि जो भी दिव्यांगता से पीड़ित हैं उनके लिए पूरा समाज पीछे खड़ा है जी। और वह उनको आगे बढ़ाएगा। जी। इसके लिए नए मॉडल भी बनाए जाने चाहिए और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से भी। जी। जैसे कि आपने बताया कि इनको नौकरी में सुविधा दी जाती है, नौकरी में सुविधा। जी। हाँ, उसी तरह से धन का भी सहयोग किया जा सकता है, स्कॉलरशिप दी जा सकती है ना? जी। जी। तो ऐसे विशेष अनेक तरह के अगर योगदान दिए जाएं समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। जी सर। और कुल मिलाकर यही कहूंगा कि समाज की मानसिकता का बदलाव जरूरी है जी। और पूरे तंत्र को जागरूक होने की जरूरत है, तब हम समावेशी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। जी सर। सर, बहुत ही सार्थक चर्चा रही समावेशी शिक्षा के आयामों पर। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े सर और हमारे शिक्षार्थी और श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।